हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका हमेशा नेट या जेआरएफ के लिए वो कर रहे हैं और उनका एक दो क्वेश्चन से हमेशा रह जाता है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली फॉलो करोगे तो आई एम गारंटीड कि आपका नेट और जेआरएफ क्लियर होगा ही होगा। बट इन चीजों को फॉलो करना है। ओके आपको पता है कि नेट जेआरएफ जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो हमेशा एक दो क्वेश्चन से रह जाना बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही रह रहा है, बहुत बच्चों का रह रहा है, मेरा भी रहा था पहली बार तो। ठीक है, लेकिन हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी जो है इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाए कि हमारे पास कोई चांस ही ना हो कि हमारा एग्जाम क्लियर ना हो। आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए बस, और आप एक दो क्वेश्चन से नहीं एक अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई कर पाओगे अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की है तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से देखना और समझना। आई एम श्योर कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको क्या बताना चाहूंगी कि आपके लिए होनी चाहिए एक स्मार्ट रिवीजन साइकिल। 80-20 रूल क्या मतलब है इसका मतलब है कि जो आपका टाइम 80% आप अपना जितना भी टाइम दे रहे हैं, 6 घंटे दे रहे हैं, 7 घंटे दे रहे हैं, 8 घंटे दे रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल सिचुएशंस। ठीक है, कोई बिल्कुल ही खाली बैठ के तैयारी कर रहा है, कोई जॉब के साथ तैयारी कर रहा है, कोई पार्ट टाइम जॉब के साथ कर रहा है, तो ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको ये कह रही हूँ, आप अपने टाइम का 80% जो है वो आप दोगे रिवीजन के लिए। जो आपने अब तक पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। ठीक है, जो भी अब तक इंपॉर्टेंट है, और वो मैं बताऊंगी कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, आपका कैसे पता चलेगा। और जो आपके हाई वेटेज हाई मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, हाई वेटेज जो लेते हैं टॉपिक्स, उन टॉपिक्स पे आपको अपना 80% टाइम जो है वो देना ही देना है। 20% टाइम आप अपना फोकस करोगे किसी वीकर एरियाज में, जो आपके वीक एरियाज हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में बात करें तो हमें लगता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमारा वीक एरिया है, या स्टेटिस्टिक्स वाला हमारा पोर्शन वीक एरिया है, तो उस पे। और अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में जैसे आपका जो है रिसर्च एप्टीट्यूड आपका वीक है। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके वीक हैं। तो आप जो है, अब देखो जैसे मैथ वाले क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चंस को आपको स्पेसिफिकली कुछ टाइम देना है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन 20% फोकस करना है आपको अपने वीकर सेक्शन पे, और 80% आपने जो अब तक किया है, कम से कम ये हो कि आपके जो यूनिट्स हैं उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, हर एक टॉपिक का आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए ताकि एंड टाइम पे आप रिवाइज कर सको, या फिर आप एक चाहो तो एक चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो रिवीजन के लिए। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको अपना वीकली सेल्फ असेसमेंट करना है। अभी भी आपके पास टाइम है, 20 मई है आज, और आपका एग्जाम 21 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक महीने का टाइम है। हर हफ्ते आपको पूरे हफ्ते पढ़ना है, और फिर आपको क्या करना है, एक संडे मॉक एनालिसिस करना है। अब देखो, पूछा जाता है कि कौन सा मॉक टेस्ट कहाँ पे दे हम, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि आप क्या करो, PYQ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, अपना टाइम सेट करो, आंसर लिखो और सॉल्व करो। या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह पे अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो तो देखो वही है जो बेसिकली है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे जो आपके प्लेटफॉर्म होंगे वहां पे भी आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है तो मैं यहाँ पे किसी का भी पर्टिकुलरली प्रमोट नहीं कर सकती हूँ। ये आप सबको बेहतर पता है कि कहाँ का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आपको अपना PYQ का वीकली PYQ अगर आप डाउनलोड करके वैसे करना चाहो वैसे कर लो, या फिर आप वीकली एक सेल्फ असेसमेंट करो, मॉक एनालिसिस लगाओ। ठीक है, मॉक करो और फिर उसे क्या करो, एनालाइज करो प्रॉपरली। यहाँ पे आपको टाइम देना है। तो स्मार्ट रिवीजन साइकिल 80-20 रूल समझ में आ गया कि 80% टाइम आपको देना है इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक्स पे, 20% आपको वीक एरियाज पे देना है। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स का डीप एनालिसिस करना है। कम से कम तो मैं कहूँ 10 साल के पेपर आपको करने चाहिए। 10 साल के पेपर अगर आपको करने ही चाहिए, और अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 5 साल के पेपर तो आप लगा ही लो। पिछले 5 साल के टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर लो, कि किस टॉपिक से हमारा जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेड पैटर्न क्या आइडेंटिफाई करो, जैसे कि मान लो कि पेपर 1 में इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, हाँ,
ऑर्डिनल कार्डिनल एनालिसिस जो है वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, आईसीटी के इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस टॉपिक को एकदम पक्का कर लो। जहां से फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी उस टॉपिक को होनी चाहिए जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लास्ट में मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना है, रट्टाफिकेशन पे कम फोकस करना है। आपको भी पता है कि अब जो पिछले 2-3 साल से एग्जाम आ रहा है, अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। आपको लगता है कि आपने 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का रट्टा लगा लिया और आपका क्लियर हो जाएगा, तो भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना। कड़वी बात है लेकिन बिल्कुल सच बात है, भूल जाओ कि आपका पेपर हो जाएगा। पीवाईक्यू भी आपको इस तरीके से करने हैं कि आपको उनकी डीप एनालिसिस हो, आपने अच्छे से, मान लो अगर हेरोडोमर मॉडल पे क्वेश्चन आया है तो आपको हेरोडोमर के बारे में सब पता हो, सोलो पे क्वेश्चन आया है सब पता हो उसके बारे में, तब तो फायदा भी है। लेकिन आप सोचो कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, रट्टा लगा लिया, खत्म कहानी, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि 10 क्वेश्चन मान लो कि रिपीट होते हैं, लेकिन क्या आपका नेट क्लियर हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। आज तक ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी आपने, इस बार चेंज करके देख लो, अपने कंसेप्ट्स पे फोकस कर लो। मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको शॉर्ट कंसेप्ट्स में फोटोज जो है वो डालती हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल रही हूँ, पीवाईक्यूज भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना सब कर रही हूँ। लेकिन आपकी आखिरी मेहनत आपकी ही है, आपको ही एग्जाम क्लियर करना है। मेरा हो चुका है, शायद मैं उतनी टेंशन लेके ना चलूं जितनी टेंशन आपको होगी, एग्जाम आपका होगा, रिजल्ट आपका निकलेगा। तो आप सोच लो कि आपको कैसे करना है। अपने रिपीटेड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना है, रट्टाफिकेशन पे कम करना है। जैसे कि अगर मैं पेपर 1 में पर्टिकुलरली, मैं पेपर 1 पेपर 2 का दोनों बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद, मेरे पेपर 1 में 70 प्लस ही मार्क्स आए हैं, 70 से नीचे कभी नहीं आए, 80 तक मेरे मार्क्स आए हैं, 70 to 80 के बीच में मेरे मार्क्स हैं, दोनों तीनों बार, जितनी बार भी मैंने क्वालिफाई किया है, इससे कम नहीं आया है। मैंने खुद अपनी हर एक यूनिट की एक छोटी सी नोटबुक बना रखी थी, और उस कंप्लीट यूनिट को, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की मेरी एक नोटबुक थी, रिसर्च की एक नोटबुक थी, आईसीटी की एक नोटबुक थी, देखो मैथमेटिकल रीजनिंग की, डीआई की, इनकी नहीं थी, मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, मेरे मार्क्स नहीं करते, ना आरसी में करते हैं, ना मैथमेटिकल रीजनिंग वाले टॉपिक में करते हैं, ना डीआई में करते हैं, यहाँ मेरे मार्क्स नहीं करते, तो मैंने इस पे इतना फोकस किया नहीं। लेकिन ये कई बच्चों के, कई स्टूडेंट्स के ये वीक पोर्शन है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको डेली वो क्वेश्चंस लगाने हैं, एक आरसी, एक डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, अभी रिसेंट वाला, और ये करो डेली की डेली। ठीक है, आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है। जैसे आपकी लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट है, आपको कंसेप्ट आने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस जैसे डायरेक्ट आते हैं, लेकिन आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। रिसर्च एप्टीट्यूड के आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड जैसी यूनिट है, वहां पे आपको दिमाग लगाना है, रटने का कोई मतलब नहीं है। और पेपर 2 की बात करें तो वहां पे आपको जो जो ऐसे टॉपिक लगते हैं ना कि यहाँ मेरा रट्टाफिकेशन से काम चलता है, जैसे मैंने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, भाई वहां रटना पड़ेगा आपको कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने हैं, तो वो रटने वाली चीज है, उसमें क्या समझोगे। अब भाई जिस इकोनॉमिक्स ने जिस ईयर में थ्योरी दिया है उसी ईयर में थ्योरी दी होगी, चेंज तो हो नहीं जाएगी, ना कोई कंसेप्ट है उसमें, तो वो रट्टाफिकेशन वाली बात है। लेकिन आपको अगर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट दिया गया है, कुनॉट मॉडल का, बर्टन मॉडल का, ग्रोथ मॉडल्स दिए गए हैं, उनको तो आपको कंसेप्ट से ही समझ में आएगा ना, उसके लिए तो आप रट्टा भी नहीं लगा सकते। तो ये चीजें आपको देनी है ध्यान, कि कहाँ तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है, कहाँ आपको रट्टाफिकेशन की जरूरत है, दोनों चीजों को फोकस करना है। अगला, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी, कम से कम आप मिनिमम 15 फुल मॉक दे दो। ठीक है, अभी 1 महीने का टाइम है, 15 फुल मॉक लगा लो कहीं से भी। बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने फुल मॉक देते हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पे किसी को पर्सनली नहीं प्रमोट कर सकती, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैंने किसी का भी नाम लिया तो कल को ऑब्जेक्शन उठ जाएगा कि इसका नाम क्यों लिया, उसका क्यों लिया, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप सब समझदार हो, छोटे बच्चे कोई भी नहीं हो, तो मॉक टेस्ट एक रियल एग्जाम कंडीशन में दो। अगर मैं उस लायक हुई कि मैं आपके लिए मॉक बना पाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना टाइम है नहीं, तो अभी तो मैं ये कहूंगी कि आप जो है 15 फुल मॉक्स बनाओ। हालांकि एक पर्टिकुलर यूनिट टॉपिक एक इंस्टीट्यूट भी है जिसके लिए मैं बनाती भी हूँ फुल मॉक टेस्ट, लेकिन अभी मैं कोई नाम नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको फुल मॉक जो है वो देने हैं कम से कम 15। ठीक है, रियल एग्जाम कंडीशंस, प्रॉपर बैठो, प्रॉपर अपना लैपटॉप या आप ऑफलाइन दे रहे हो तो उस तरीके से टाइम सेट करना है, 3 घंटे बाद उठ जाना है,
पेपर उतने ही देना है। पेपर 1 पहले देना है तो वो दे के देखो, पेपर 2 पहले दे के देखना है तो वो दे के देखो। ठीक है, अभी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि मेरा पेपर 1 पहले देती हूँ तो स्ट्रॉन्ग होता है, या पेपर 2 पहले दे देता हूँ तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपको देखना है। सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती है। मैंने हमेशा पेपर 1 से ही स्टार्ट किया है, मेरे को नहीं है, लेकिन कई लोगों को लगता है भाई मेरा सब्जेक्ट है पेपर 2 तो मुझे उससे स्टार्ट करना चाहिए, तो उससे कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। मैंने पेपर 1 से स्टार्ट किया था हमेशा। देखो, मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी आपको क्या देनी है, सबसे पहले आपको एक रियल एग्जाम कंडीशंस लेके आनी है, उसी में ही अटेम्प्ट करना है। आपको पता है कि टाइमिंग क्या रहते हैं एग्जाम के, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट होती है 3 से 5 वाली, और वो मॉर्निंग शिफ्ट होती है। उन शिफ्ट्स में ही एग्जाम देने हैं, 2 शिफ्ट में, या तो एक दिन आप मॉर्निंग वाली शिफ्ट में देके देखो, एक दिन इवनिंग वाली शिफ्ट में देके देखो। ठीक है, 15 फुल मार्क लगाओगे, और आपको रॉन्ग आंसर्स की एक सेपरेट नोटबुक बना लो। कि आपको नहीं, मान लो कि एक क्वेश्चन पढ़ा, जैसे मैं पीवाई को एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब मैंने आज मान लो 24 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करा लिए, आपने उसमें से 20 क्वेश्चन कर लिए साथ के साथ सॉल्व, आपको पता चल गया, लेकिन 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे रह गए जो आपको नहीं आए, उनकी एक नोटबुक बना लो, है ना, उनकी एक नोटबुक बनाओ, रॉन्ग क्वेश्चंस की एक सेपरेट नोटबुक बनानी चाहिए, और उन्हें बार बार रिवाइज करना चाहिए। या मान लो कि जैसे मेरा था, मैंने ना एक 2 नोटबुक बना रखी थी, एक पेपर 1 की बनाई थी, एक पेपर 2 की बनाई थी। पेपर 1 में मैंने वो चीजें लिखी थी कि मैं जैसे एंड टाइम में भूल जाऊंगी, जैसे मैंने SNDT, ये जो रट्टे वाली चीजें होती है ना, भूल सकते हैं, तो मैंने उसकी एक अलग नोटबुक बनाई। पेपर 2 में मैंने नोटबुक बनाई इंडियन इकोनॉमी की डेटा की नोटबुक, ठीक है, वो चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, तो वो दोनों नोटबुक मैंने अलग बनाई। और एक पर्टिकुलरली जो आपके पर यूनिट सिलेबस जो कंप्लीशन की नोटबुक्स थी वो अलग बनाई थी। ठीक है, तो एंड टाइम की नोटबुक आपकी अलग ही होनी चाहिए, कि लास्ट टाइम में, जैसे मैं एक बताती हूँ कि एक बजट का क्वेश्चन था कि 10,000 रुपए जो है वो एलोकेट 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। मैंने एग्जाम से जाने से पहले ही जस्ट पहले वो नोट पढ़ा था, और वो एज इट इज क्वेश्चन आ गया। तो जो चीजें रट्टे वाली हैं उनके लिए नोटबुक बना लो, क्योंकि एंड टाइम में वो फटाफट पढ़ पाओगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करो अपना। आप देखो कि आप पेपर 1 में 1 आवर ही दो, 1 आवर से ज्यादा ना दो, पेपर 2 में आप 2 आवर दो, क्या आपको जैसे आप मैनेज करना चाहो मैनेज कर लो, बट ये आपके ऊपर है। अब 5th पॉइंट मैं आपके सामने क्या रखना चाहती हूँ कि स्कोर बफर स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ मेरे सब्जेक्ट में 190 लगती है तो भाई 190 आ रहे मैं सेफ हूँ, नहीं, 190 अगर कट ऑफ लगती है तो मेरे 2010 क्या कह रही हूँ, 210 नंबर आने चाहिए, 220 नंबर आने चाहिए, मैं मॉक टेस्ट लगाऊं तो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाऊं तो 10 से 15 मार्क्स आप अपने ज्यादा ही कट ऑफ, आप सबको पता है कि आपके सब्जेक्ट में कौन कितनी कट ऑफ लगती है, तो उससे 10-15 नंबर अबव ही आपके मार्क्स आए। ठीक है, उसी पे JRF होगा। अगर आपको JRF चाहिए तो पेपर 1 में 70+ मार्क्स आए, बेटर है, तभी हो सकता है। पेपर 2 में आप ये ध्यान रखो कि आपकी एक्यूरेसी और आपके अटेम्प्ट सही हो। अटेम्प्ट तो क्या, अटेम्प्ट तो आपको सारे ही करने हैं, नेगेटिव तो कुछ है नहीं, दोनों को मैक्सिमाइज करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब मेंटल प्रिपरेशन क्या कर सकते हो। मेंटल प्रिपरेशन तो मैं यही कहूंगी कि हर दिन अपने सामने एक लिख लो, एक चार्ट बना के, भाई मेरा ये JRF 2025 क्लियर होना चाहिए। दिमाग में अगर चल रहे हो ना तो उस वक्त ये चलना चाहिए, ओहो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मैं घर वालों को बता रही हूँ, घर वाले बहुत खुश हैं, या मैं बता रहा हूँ बहुत खुश हैं, और मैं अब आगे ये करूंगा, मैं इस कॉलेज में अप्लाई करूंगा या करूंगी, ये सारा दिन दिमाग में चलते रहना चाहिए। ये चीज मैंने खुद अजमाई है, जो चीजें मुझे चाहिए मैं खुद उसको विजुअलाइज ही करती हूँ, सारा दिन सोचती हूँ सुबह में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होगा वैसे होगा, सच में होता है। ठीक है, तो हर 10 मिनट का एक विजुअलाइजेशन कर लो, पूरा दिन भी मत करो, 10 मिनट एक बार सोच लो कि यार मेरा एग्जाम क्लियर होगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर ये चीजें सोचो। प्लस आपकी नींद, प्लस आपकी हेल्थ, कई लोगों की एंड टाइम पे ही पेपर के टाइम पे हेल्थ खराब हो जाती है, तो अपनी हेल्थ का भी से ध्यान रखो, अच्छे से नींद लो, अच्छे से। एक टायर्ड माइंड बहुत गलती करता है, एक थका हुआ दिमाग है ना बहुत गलतियां करता है, लेकिन अगर आपका माइंड क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आपसे गलतियां के चांसेस कम होंगे, जितनी ज्यादा टेंशन उतनी ज्यादा गलतियां होंगी। तो ये आपके ऊपर है, आपको योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, डांस करना है, जिसको जो करना है वो करो, जिसका जो मन करता है वो करो, लेकिन अपने माइंड को रिलैक्स रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं एक बोनस टिप देना चाहती हूँ, और वो बोनस टिप क्या है, बोनस टिप ये है कि एक तो आपको मिस्टेक नोटबुक बनानी है। ठीक है, एक जो मैंने किया था कि पेपर 1-2, ये मैंने सोचा कि ये मुझे मिस्टेक नोटबुक भी बनानी चाहिए थी,
ठीक है, वो मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैं आपके लिए कह रही हूँ कि आप बनाओ। एक आपको पेपर 1 में जो जो चीजें आपको रटने की हैं, पेपर 2 में जो जो चीजें रटने की है, उनकी एक नोटबुक बना लो। ठीक है, इसमें सिर्फ आपकी गलती वाले क्वेश्चन होने चाहिए। आपने मॉक दिया, आपने PYQs दिया और आपसे वो गलत हो गया तो वो लिखो। ठीक है, आप सिंस पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में आपको ये काम करना है। ये दो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पेपर 1 और पेपर 2, ये मैंने फॉलो किया है। मिस्टेक वाली नोटबुक एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग करो। ये चीज मैंने नहीं फॉलो करी, बट मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को ये फॉलो करनी चाहिए थी, तो ये ज्यादा बेटर होता। लेकिन इंसान गलतियों से ही सीखता है, और मैंने ये सीखा है कि भाई एक मिस्टेक की नोटबुक भी बनानी चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, कि मैं यहाँ गलती कर रही हूँ, इस टॉपिक में गलती कर रही हूँ, वो चीजें पेपर 1 पेपर 2 की नोटबुक आप बनाओगे। ठीक है, अब क्लियर है। अब एक टारगेट बेस्ड स्ट्रेटेजी भी है कि कहाँ कहाँ हमें फोकस करना है, तो वो पर्टिकुलरली जब इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाऊंगी तो मैं वहां पे आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, सो चलो यहीं पे कर देती हूँ, छोड़ो। जो अगर आगे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो ये देख लेना, फालतू में अपना बाकी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टारगेट बेस्ड स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक्स के लिए क्या होनी चाहिए, क्या ब्रेकडाउन है। सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हाई वेटेज, हमें पता है माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ये हमारे हाई वेटेज टॉपिक है। पहली यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर की थ्योरी आती है बार बार, पोस्ट कर्व्स आते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स आते हैं, गेम थ्योरीज आती हैं, पक्का कर लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ISLM मॉडल आता है, ADAS आता है, फिलिप्स कर्व्स आते हैं, इन्फ्लेशन की थ्योरीज आती है, पक्का कर लो। स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स में कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग, टाइम सीरीज डेटा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में HDI, सोलो, हेरोड, लुइस का मॉडल, सैन के मॉडल है, मतलब उसको शॉर्ट में कर लो चाहे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में BOP, एक्सचेंज रेट्स, ट्रेड की जो थ्योरीज है, रिकार्डो, विनर, एडम स्मिथ, इन सब की HO थ्योरीज है, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी थ्योरीज। इंडियन इकोनॉमी में बजट, फिस्कल पॉलिसी, नीति आयोग, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट का डाटा, ये सब मैं आपको करवा ही रही हूँ। ठीक है, आपको फोकस करना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, फॉर्मूलाज पे, करंट जो भी इकोनॉमिक डाटा है उसके ऊपर। ये है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स के नहीं है वो अपने हिसाब से, जो भी सब्जेक्ट है आपका, आप उसके हिसाब से अपनी यूनिट जो है, फोकस एरियाज जो है वो लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपको रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं। देखो, एंड टाइम पे अपने रिसोर्सेज चेंज मत करना। अब तक जहां से पढ़ते हुए आ रहे हो, मैं कहूंगी वहीं से ही पढ़ो, उससे आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रिक्ट रहना है जो आपको सिलेबस दिया गया है वेबसाइट पे। ठीक है, HL आहूजा पढ़ो, जिंघन पढ़ो, गुजराती पढ़ो, रमेश सिंह पढ़ो, इंडियन इकोनॉमी के लिए जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ PYQs करो और विद एक्सप्लेनेशन करो। मेरे से जितना हो रहा है मैं सारा करवा रही हूँ, सारी यूनिट्स का मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब आपकी पूरे वीक की क्या साइकिल होनी चाहिए। ठीक है, एक मंडे को आपको करनी है एक अपनी मेजर यूनिट, जैसे मान लो आपने माइक्रो की, उसके PYQs करे। ट्यूसडे को आप एक दूसरी यूनिट ले लो, मैक्रो ले लो, उसके PYQs कर लो, और फिर वेडनेसडे को माइक्रो और मैक्रो दोनों रिवाइज कर लो। थर्सडे को आपने इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट, ये मैं लास्ट में बता रही हूँ। अभी जो है आपका PYQ वो करो, आपके जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था 80-20 वाला रूल वो फॉलो करो। लास्ट में आपका ये जो है, आपने जब सब कुछ कर लिया तब ये साइकिल आप फॉलो करोगे। रिवाइज करो तीनों यूनिट्स, सॉल्व करो मिक्स क्वेश्चन, फिर सैटरडे को एक फुल मॉक लेंथ लगाओ, डीप एनालिसिस करो, संडे को रेस्ट करो, रिवाइज करो। रेस्ट का मतलब है रेस्ट कर लो थोड़ा बहुत, 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसकी जगह 4 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 6-7 घंटे पढ़ लो, लेकिन रिवीजन करो, एरर की नोटबुक अपनी अपडेट कर लो। ठीक है, पेपर 1 में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। पेपर 1 में रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं डेली सॉल्व करने हैं। आप पेपर 1 में मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी PYQ सॉल्व करना, और जिन्होंने स्टार्टिंग से सिलेबस कंप्लीट किया है वो अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करें। मैंने तो हर यूनिट की नोटबुक बना रखी थी और मैंने बार बार उन्हें रिवाइज किया था। जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो PYQs पे ही फोकस करो। डाटा इंटरप्रिटेशन डेली एक करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली एक करना है, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डेली करने हैं। ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है 1 महीने तक। अगर आपका वीक है तो, स्ट्रॉन्ग भी है तो भी हफ्ते में एक बार कर लेना, 2-4 दिन में एक बार कर लेना। ठीक है, अब हाउ टू नॉट मिस बाय 1 to 2 मार्क्स, कैसे। सबसे पहले एक एरर नोटबुक बनाओगे, अपनी सिली मिस्टेक्स को लिखोगे, फुल लेंथ आप दोगे पेपर 2 का, पेपर 1 का। रिवाइज करो अपने फॉर्मूलाज, अपनी फैक्ट्स, अपनी थ्योरीज को डेली, स्पेशली डेवलपमेंट की थ्योरीज, इकोनोमेट्रिक्स की थ्योरीज और माइक्रो जो आपको करना है। वीकली सेल्फ टेस्ट करो टफ टॉपिक्स पे।
ट्रैक अपनी परफॉर्म करो, ट्रैक परफॉर्मेंस देखो अपनी। पेपर 1 में 65 प्लस आप कंसिस्टेंटली स्कोर कर पा रहे हो, पेपर 2 में 120 प्लस कंसिस्टेंटली स्कोर कर पा रहे हो, तो आप JRF के सेफ जोन में हो। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने अपनी पूरी एनालिसिस, अपनी पूरी तैयारी को आपको यहाँ पे समराइज कर दिया है कि मैंने क्या चीजें फॉलो की, आप क्या कर सकते हो, और कैसे आज तक जो 1-2 नंबर से आप रह रहे थे नहीं रहोगे। आई एम वेरी वेरी श्योर। ठीक है, खुद मैंने फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही हवा में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है कि कुछ भी लाके लिख दिया और हो गया, नहीं। बहुत मेहनत करके हर चीज, इस चैनल पे आपको हर चीज टू द पॉइंट, फालतू की कोई बकवास नहीं मिलेगी, टू द पॉइंट में सारी बातें करूंगी। और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे अगर वीडियो को कोई देख रहा है तो उसका 5 मिनट भी वेस्ट हो। सारी की सारी नॉलेज की चीजें आपको यहाँ पे मिले। तो अगर आपको ये सही लगती है अप्रोच, इस चीज को फॉलो करना और प्लीज शेयर करना उन लोगों के साथ जिनके मार्क्स 1-2 क्वेश्चन से जिनका JRF या नेट रह जाता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरे पास मैसेजेस आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे कि मैम हमारा क्लियर हुआ है, हमने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। टेक केयर, बाय बाय।